हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो उनका नाम है मैगडॉलेना एंडरसन। यानी दोस्तों, मैगडॉलेना एंडरसन ने हाल ही में स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, उन्हें यह इस्तीफा कब देना पड़ा? जब उन्होंने संसद में बजट प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद जो एंडरसन की सरकार थी उसको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, मैगडॉलेना एंडरसन को स्टीफन लोफवेन की जगह प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में ही प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो स्वीडन है उसकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मैगडॉलेना एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। स्वीडन के पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे है और इसके अलावा पूर्व में फिनलैंड है और दोस्तों दक्षिण में डेनमार्क है। यानी स्वीडन के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। स्वीडन का पूरा क्षेत्रफल यानी कुल टोटल क्षेत्रफल जो है वो है 5,28,447 वर्ग किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है? आंसर इसका वान की मून। दोस्तों, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून की आत्मकथा है। दोस्तों, वान की मून साउथ कोरिया के राजनयिक रहे हैं। तो उन्होंने हाल ही में रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उनके जीवन के अनुभव हैं और उनकी जीवन की चुनौतियां भी शामिल की गई हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया है उनका वर्णन किया है और संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल को भी उसमें नोट किया है। दोस्तों, बान की मून की बात करें तो यह साउथ कोरिया से रिलेटेड राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं। और दोस्तों, वान की मून यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, महासचिव बनने से पहले वे साउथ कोरिया के विदेश मामलों के मंत्रालय में काम कर चुके हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कब चुना गया था? 13 अक्टूबर 2006 को। और दोस्तों, जब इन्हें संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया था तो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में भारत के शशि थरूर थे। कौन थे दोस्तों? शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा इसका 300 मिलियन डॉलर। यानी दोस्तों, भारत 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार करने के लिए एडीबी से 300 मिलियन डॉलर का कर्ज ले रहा है। अब बात आती है कि वह 13 राज्य कौन से हैं जिनमें हेल्थ केयर में सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, फिर है असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो इनके जो शहरी क्षेत्र होंगे इनमें हेल्थ केयर को सुधारा जाएगा। यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है इसकी पहुंच को मजबूत बनाया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात आई है यहाँ पर एडीबी की यानी एशियाई विकास बैंक की। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसके कुल 68 सदस्य हैं और जो भारत है वो एडीबी का संस्थापक सदस्य है। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत इसका सदस्य था। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र से है, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। दोस्तों, एडीबी का मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा उन देशों के नाम, जापान,
अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये एडीबी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। अगला क्वेश्चन है, किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है? आंसर होगा इसका मालदीव, भारत और श्रीलंका। दोस्तों, मालदीव, भारत और श्रीलंका के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित हुआ है। यानी दोस्तों, जो दोस्ती नामक त्रिपक्षीय अभ्यास है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो जो 2021 में आयोजन किया गया है ये मालदीव में किया गया है और यह इसका 15वां संस्करण है। दोस्तों, तीनों देशों के तटरक्षक बलों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किया है। 2021 में इस सैन्य अभ्यास के 30 साल पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, इस अभ्यास की शुरुआत 1991 में हुई थी और पहले शुरुआत में भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यास होता था, लेकिन साल 2012 में पहली बार श्रीलंका को इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों, इस अभ्यास का उद्देश्य है भारत, मालदीव और श्रीलंका त्रिपक्षीय यानी कि इनके जो आपसी सहयोग हैं उनको मजबूत करना और इनके संबंधों को मजबूत करना। इसके अलावा दोस्तों, आपसी सहयोग और क्षमता को बढ़ावा देना, भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग स्थापित करना। भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं तो उनको ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। भारत और मालदीव के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? अभ्यास एक्वेरिन। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो हाल ही में दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर इसका उत्तराखंड। यानी दोस्तों, जो थलमा कंबल हैं ये उत्तराखंड से रिलेटेड हैं और जो भेटिया समुदाय है या भोटिया समुदाय है उसके द्वारा यह कंबल बनाया जाता है। दोस्तों, भोटिया समुदाय की जो महिला बुनकर होती हैं उनके द्वारा थलमा कंबल बनाया जाता है और विशेष रूप से इसे हाथ से बुना जाता है। दोस्तों, जीआई टैग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक खास पहचान होती है और यह एक खास क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों, साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था और जो जीआई टैग का पंजीकरण है यह 10 साल के लिए मान्य होता है। यानी अगर किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है तो यह कितने सालों के लिए मान्य होगा? 10 सालों के लिए। और 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय थी यह पहला ऐसा उत्पाद था जिसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने पर और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो आंसर है इसका उत्तर कोरिया। यानी उत्तर कोरिया में जो लेदर के कोट होते हैं उनके पहनने और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने आम जनता को लेदर के कोट पहनने पर और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यही नहीं, इस कोट को पहनने से भी लोगों को रोका जा रहा है। दोस्तों, किम जोंग उन ने कहा है कि पुलिस ने उत्तर कोरिया के लोगों को निर्देश दिया है कि लेदर कोट को नहीं पहने क्योंकि यह पार्टी के दिशा निर्देश का हिस्सा है कि नहीं, कौन इसे पहन सकता है कौन नहीं पहन सकता है इसका निर्णय गवर्नमेंट लेगी। तो दोस्तों, जो किम जोंग उन है ये उत्तर कोरिया का तानाशाह है और इसी के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो लेदर कोट है इसको पहनने से रोका जाए और इसकी बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर को। हर साल नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। दोस्तों, भारत में मिल्क डे पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। यह दिन यानी यह दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को और विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है हर साल 1 जून को। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम कल के यानी 26 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 नवंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़
रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है? आंसर इसका 5,000 करोड़ रुपए। सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका BS मुबारक को। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन बने हैं? तो जियोफ एलार्डिस। और मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टांट्या व्हील या टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। दोस्तों अब हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो इसके भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मेहर सेन। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो आंसर इसका पृष्ठीय तनाव। तो दोस्तों ये थे जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वीडन की कैपिटल क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, वान की मून का रिलेशन किस देश से है? और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण कितने साल के लिए मान्य होता है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। रूपाली ठाकुर, विष्णु सोलंकी और बबीता रावत। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडीकर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602 319713 और 8770 दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको किसी भी कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आप लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।